जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोनू स्टडी करेल पर। तो आज हम बात कर रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2024-25 और कक्षा 11 विषय आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1। समय 3.25 घंटा हो जाएगा, पूर्णांक 70। तो जो ये पेपर है इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में जानेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या जो आपको पेपर में वहाँ पर देखने को मिलेंगे, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं जाएगा। तो इस वीडियो में हम अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। और आपको बता दूं, यहाँ पर हम देख रहे हैं निबंधात्मक प्रश्न। क्या देख रहे हैं? निबंधात्मक प्रश्न। और बात की जाए वो छोटे वाले क्वेश्चन, बहुविकल्पात्मक और अतिलघुतरात्मक, दीर्घोत्तरात्मक, उन क्वेश्चनों का अध्ययन हम पहले इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और वहाँ से जा कर के आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नीचे जा कर के और वहाँ पर लिंक दे रखी है पहले वाली वीडियो की, तो उसको देखिएगा। और यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न है, उनका अध्ययन करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। यह प्रक्रिया लंबी और जटिल थी। इसमें कई विचारधाराओं, समाज के विभिन्न वर्गों और व्यापक संस्कृतियों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया गया। तो बहुत जटिल प्रक्रिया थी। तो इस विचारधारा में समाज के विभिन्न वर्गों और व्यापक संस्कृतियों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया गया। आगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान निर्माण की जरूरत को स्वीकार किया। संविधान निर्माण की जो भी थी उसको स्वीकार किया। और साल 1946 में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया। तो 1946 में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया। और यहाँ पर छोटा क्वेश्चन बनता है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। कैबिनेट मिशन कब आया? तो हो जाता है 1946। बात करें डेट की तो वो हो जाएगी 9 दिसंबर। तो 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। तो यहाँ से ये छोटा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात करें अगला, जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। आगे हम बात करें 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान निर्माण की विशेषताएं। अब हम विशेषताएं भी इसी वीडियो में जान लेते हैं, इसी प्रश्न का। तो संविधान सभा के सदस्यों ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। तो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। संविधान में भारत के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था है। संविधान में भारत के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था है। आगे बात करें, संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अधिकारों का विभाजन है। तो संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अधिकारों का विभाजन है। संविधान में राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र के अनूठे तालमेल की व्यवस्था है। अनूठे तालमेल की व्यवस्था है। अब हम आगे बात करें तो यह हमारा पहला हो गया, संविधान निर्माण से क्या तात्पर्य है। और यह दूसरा अब इसी का यानी कि अथवा में है, जो चाहे तो ये कर सकते हो चाहे ये कर सकते हो। तो अथवा वाला भी हम इसी वीडियो में इसका उत्तर जान लेते हैं। तो प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं। भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं। तो इन विशेषताओं में जान लेते हैं। तो पहली विशेषता, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी राज्यों के अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया। तो इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी राज्यों के अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों का शामिल होना नरेशों की इच्छा पर निर्भर था। तो यानी कि यहाँ पर
सीधा लिखा गया है कि जिसमें ब्रिटिश प्रांतों का शामिल होना तो अनिवार्य था, किंतु जो देसी रियासत थी, जो रजवाड़े थे, राजाए थे, वो अपनी इच्छा के अनुसार भारत में या पाकिस्तान में किसी में भी मिल सकते थे। तो यह है 1935 का अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता। आगे हम बात करें दूसरी, तो दूसरी है संघ तथा केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। संघ तथा केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। विभिन्न विषयों की 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची, ये 3 सूची थी। और बात करें तीसरा उद्देश्य, तो वह हो जाएगा हमारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त, प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त, प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। प्रांतीय विधायिकाओं को प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची कानून बनाने का अधिकार दिया। प्रांतीय विधायिका को प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची कानून बनाने का अधिकार दिया। आगे हम बात करें, इस अधिनियम में एक संघीय बैंक है। इस अधिनियम में एक संघीय बैंक और एक संघीय न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। तो एक संघीय बैंक और एक संघीय न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। आगे हम बात करें, अब हमारा आ जाता है निबंधात्मक प्रश्न का दूसरा प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्नों में से जो उसका दूसरा है वो आ जाता है, और दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण है, तो 1942 में क्रिप्स योजना की असफलता के बाद भारतीय, यहाँ पे क्रिप्स है, तो 1942 में क्रिप्स योजना की असफलता के बाद भारतीय यह समझने लगे कि ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता का अध्याय बंद कर दिया। तो भारतीय समझने लगे थे कि ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता का अध्याय बंद कर दिया, और सरकार ने कठोर दमनकारी नीति अपनाई। सरकार ने कठोर दमनकारी नीति अपनाई थी। इससे देश में निराश और उत्साहहीनता छा गई थी। इस स्थिति में कांग्रेस के समक्ष आंदोलन चलाने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं था। तो कोई दूसरा उपाय नहीं था। आगे हम बात करें ब्रिटिश सरकार, तो दूसरा, ब्रिटिश सरकार आरंभ में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का मुकाबला सफलतापूर्वक नहीं कर सकी। मलाया, सिंगापुर, बर्मा आदि देशों में ब्रिटिश फौज को पीछे हटने पड़ा, जिससे भारतीयों को विश्वास हो गया कि ब्रिटेन भारत की रक्षा नहीं कर सकता। यदि इंग्लैंड भारत को आज़ाद कर देता है तो जापान भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। बात करें तीसरा, तो युद्ध के नाम पर सरकार देश में साम्राज्यवाद का नाटक कर रही थी। इस देश में भ्रष्टाचार और चोर बाजारी का बोलबाला था। इससे जनता में विदेशी सरकारों के प्रति असंतोष फैला हुआ था। 27 जुलाई को ब्रिटिश सरकार ने लंदन से एक घोषणा की कि भारत को युद्ध का अड्डा बनाया जाएगा और उसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। भारतीय नेता इससे बहुत शुभ हुए, और इस घोषणा के लगभग 12 दिनों के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। शुभ की जगह यहाँ शायद खुश होगा। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के कारण हो गए। अब हम बात कर रहे हैं अथवा, तो अथवा का हमारा क्वेश्चन है सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम, तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जिसे नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों और नीतियों के खिलाफ अहिंसक विरोध करना था। तो इसका मतलब था सविनय अवज्ञा, मतलब कि अवज्ञा करना, जो ब्रिटिश हैं उनके अन्यायपूर्ण कानूनों और नीतियों के खिलाफ अहिंसक विरोध करना था। आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम, तो नमक का उल्लंघन, तो गांधी जी ने 1923 में दांडी मार्च के साथ नमक कानून तोड़ने की घोषणा की, जो ब्रिटिश सरकार के नमक के खिलाफ विरोध का प्रतीक था।
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो आंदोलनकारियों ने विदेशी कपड़ों और अन्य वस्तुओं का बहिष्कार किया, जिससे लोगों का स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो आंदोलनकारियों ने विदेशी कपड़ों और अन्य वस्तुओं का बहिष्कार किया, जिससे लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आगे हम बात करें करों का भुगतान करने से इनकार। तो किसानों ने भू राजस्व और अन्य करों का भुगतान करने से इनकार किया, जिससे ब्रिटिश सरकार को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ। शराब और विदेशी सामानों की दुकानों पर धरना। तो आंदोलनकारियों ने शराबों की दुकान और विदेशी सामानों बेचने वाली दुकानों पर धरना दिया, जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ। अदालतों और सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार। तो आंदोलनकारियों ने सरकारी अदालतों और कार्यालयों का बहिष्कार किया, जिससे ब्रिटिश शासन के कामकाज में बाधा उत्पन्न हुई। हड़तालें और विरोध प्रदर्शन। तो आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुई हड़तालें और विरोध प्रदर्शन किए, जिससे शासन को चुनौती दी गई। महिलाओं की भागीदारी यह इसमें आ जाएगा। तो महिलाओं की भागीदारी क्या क्या थी? तो महिलाओं ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे प्रदर्शन, धरना और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार शामिल था। इस आंदोलन ने भारतीयों को एकजुट किया, ब्रिटिश शासन को कमजोर किया और स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे निबंधात्मक का तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, भू राजस्व व्यवस्थाओं का भारतीय कृषि पर प्रभाव। तो भू राजस्व व्यवस्था से भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भू राजस्व व्यवस्था का भारतीय कृषि पर व्यापक प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश भू राजस्व प्रणालियों के तहत किसानों पर अत्यधिक राजस्व का बोझ डाला गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और कृषि उत्पादन में गिरावट हुई। तो अधिक राजस्व वसूली। तो भू राजस्व व्यवस्था में किसानों से भूमि पर कर वसूला जाता था, जो अक्सर बहुत अधिक होता था। इस कारण किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। आगे बात करें कृषि उत्पादन में गिरावट। तो अधिक राजस्व के बोझ के कारण किसानों के पास कृषि में निवेश करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं बचे, जिससे कृषि उत्पादन में गिरावट आई। कर्ज में डूबना। किसानों को राजस्व का भुगतान करने के लिए कर्ज लेना पड़ा, जिससे वे अधिक कर्ज में डूब गए। भूमि का बाजार मूल्य कम होना। तो भू राजस्व में वृद्धि के बाद भूमि पर खेती करना लाभदायक नहीं रहा, जिससे भूमि का बाजार मूल्य कम हो गया। शोषणकारी जमींदार भी किसानों का शोषण करते थे, जिससे किसानों की स्थिति और खराब हो गई। आर्थिक असमानता। इस प्रणाली ने भारतीय किसानों के साथ ब्यूरोक्रेसी और आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी। तो भू राजस्व व्यवस्था ने ग्रामीण कृषि के क्षेत्र गरीबी और आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया। कृषि का व्यवसायीकरण। तो ब्रिटिश नीतियों ने नकदी फसलों को बढ़ावा देकर कृषि के व्यवसायीकरण को प्रेरित किया, जिससे कुछ किसानों की आय में वृद्धि हुई। आधुनिक उपकरणों और तकनीकी का उपयोग। आधुनिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग। ब्रिटिश नीतियों से कृषि के आधुनिक उपकरणों और तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहन मिला, जिससे कृषि दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि हुई। शोषणकारी जमींदारों से मुक्ति। ब्रिटिश नीतियों ने गरीबी किसानों के शोषणकारी जमींदारों से मुक्त कराया, जिससे किसानों की अधिक सुरक्षा मिली। अब अथवा में जो तीसरा है, इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम जल्दी से। तो ब्रिटिश शासन द्वारा लागू भू राजस्व व्यवस्था को समझाइए। तो ब्रिटिश शासन द्वारा भू राजस्व व्यवस्था। तो ब्रिटिश शासन द्वारा लागू भू राजस्व व्यवस्थाएं विशेष रूप से जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्थाएं भारत में कृषि और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण प्रणालियां थी। इन प्रणालियों का उद्देश्य राजस्व प्राप्त करना था, लेकिन इनका किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे आर्थिक असमानता और शोषण बढ़ा। जमींदारी व्यवस्था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से जमींदारी व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का स्वामित्व
दिया गया और उन्हें सरकार को एक निश्चित राजस्व का भुगतान करना होता था। जमींदारों को किसानों से मनमाना किराया वसूलने की अनुमति थी, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ा। यह व्यवस्था किसानों के लिए लाभकारी नहीं थी और जमींदारों के शोषण में वृद्धि हुई। रैयतवाड़ी व्यवस्था, यह व्यवस्था मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का मालिक माना गया और उन्हें सीधे सरकार को भू राजस्व व्यवस्था का भुगतान करना होता था। हालांकि राजस्व की मांग बहुत अधिक थी, जिससे किसानों को कर्ज में डूबे रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। रैयतवाड़ी व्यवस्था ने किसानों के शोषण में भी योगदान दिया। आगे बात करें महलवाड़ी व्यवस्था, तो यह व्यवस्था उत्तर भारत और मध्य प्रांत में लागू की गई थी। इस व्यवस्था में एक गांव को भू राजस्व के लिए एक इकाई माना जाता था और गांव के सभी सदस्य मिलकर राजस्व का भुगतान करते थे। महलवाड़ी व्यवस्था ने किसानों को एक साथ करों का भुगतान करने के लिए मजबूर किया, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ी। इन तीनों भू राजस्व व्यवस्था के परिणाम स्वरूप किसानों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे वे कर्ज में डूब गए और भूमि की बेदखल हो गए। इन व्यवस्थाओं ने भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाला। तो यह हमारे निबंधात्मक इम्पोर्टेंट तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और जो हमारा पहले वाला वीडियो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो वहाँ से यह वीडियो को उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।